बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक था वो था एनालिटिक कंटिन्यूएशन अलोंग कर्व। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें करना पड़ेगा चेन ऑफ डोमेन, अलोंग चेन ऑफ डोमेन। तो चेन आप जानते हैं, जैसे एक रिंग है, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, ऐसे मिलाते जाएं तो एक चेन बनती जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमने पहले पढ़े हुए हैं दो फंक्शंस, जो दो सीरीज़ या दो फंक्शन हमें दी जाती थी और कहा जाता है कि चेक करें कि ये आपस में एनालिटिक कंटिन्यूएशन है इनकी या नहीं। तो वो ये था कि उनकी इसकी डोमेन D1 है, D2 है इसकी डोमेन, इनका कोई कॉमन पार्ट D1 2 या नाम इसका जो मर्ज़ी रख लें, ई रख लें, तो ये आपस में एनालिटिक कंटिन्यूएशन होती थी इनकी। अब अगर इसके साथ मैं एक और डोमेन मिला दूँ, ठीक है, या एक और डोमेन मिला दूँ, तो ये क्या बन जाएगा D3, ये बन जाएगा D4, इसका कॉमन पार्ट जो है वो बन जाएगा D2 3 इन दोनों का, और इन दोनों का बन जाएगा जैसे D3 और D4 है तो इन दोनों का कॉमन पार्ट D3 4 बन जाएगा। ये बन जाएगा F3 और ये F4 हमारे पास फंक्शंस थे। तो ये तो इनकी डोमेन बन गई, ठीक है। लेकिन अगर चेन की बात आ रही है तो फिर ये हम अगर इन दोनों की थी तो हम कहते थे कि F2 जो है वो एनालिटिक कंटिन्यूएशन रखता है F1 के साथ। इसी तरह अब F3 जो है F2 के साथ कंटिन्यूएशन रखेगा, F4 जो है वो F3 के साथ कंटिन्यूएशन रखेगा। बिल्कुल इसी तरह F जो 4 है वो F1 के साथ भी एनालिटिक कंटिन्यूएशन रखेगा ड्यू टू चेन ऑफ डोमेन की वजह से। समझ आ गई? अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पर है सपोज डैट वी हैव ए चेन ऑफ फंक्शन एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन एलिमेंट है जैसे ये है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा F1 D1 विद डोमेन, दूसरा हमारे पास क्या था F2 D2, और तीसरा क्या होगा F3 D3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, जहाँ तक ये जो इन्फिनिटी तक है। तो अगर मैं इसे इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ तो F ऑफ के और D ऑफ के भी दरमियान में आ सकता है ना, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर वही बात है, F1 D1 फंक्शन के एलिमेंट हैं, F2 D2 अप टू सो ऑन, F के D के, और यहाँ पर भी आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर ये हमारे पास चेन ऑफ डोमेन उसी तरह का आ गई कर्व्स की, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि D1 और D2 इनका कॉमन जो पार्ट है वो क्या बनेगा D1 2, जैसे ये है D1 और D2 इन दोनों का कॉमन पार्ट मेरे पास क्या आ जाता है D1 2। उसी तरह हैव D2 एंड D3 हैव कॉमन पार्ट D2 3, जैसे ये D2 है और ये D3 है तो इन दोनों का कॉमन पार्ट D2 3 आ गया मेरे पास। सिमिलरली एंड सो ऑन, हम क्या यहाँ पर आ जाएगा सिमिलरली एंड सो ऑन, कि जितनी आगे चेंज आती जाएंगी उनके जो है हमारे पास कॉमन पार्ट भी आते जाएंगे। उसके अलावा एनालिटिक कंटिन्यूएशन में और क्या होता था कि वो F1 जो है हम कहते थे कि F2 के इक्वल है, इसी तरह F2 जो है F3 के इक्वल होगा और F3 जो है F4 के इक्वल होगा। कहाँ तक, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन के एलिमेंट है वो Fk तक जा रहे हैं और Dk तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अप टू सो ऑन Fk-1 z इज़ इक्वल टू, यानी कि इससे कम, जैसे कहते थे कि F1 F2 के है तो Fk-1 Fk z, ये किस डोमेन में हमारे पास जो है वो इक्वल आ रहे हैं Fk-1 इंटू के। जैसे यहाँ पर 2 3 में आ रहे हैं तो k-1 एक लेस और एक ज़्यादा, एंड सो ऑन। यहाँ पर कंटिन्यूएशन जो है एनालिटिक कंटिन्यूएशन की डेफिनेशन हमारे पास दोनों पूरी हो जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बात कर रहे हैं चेन की, तो यहाँ पर हम कहेंगे वी से डैट Fk Dk इज़ डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ Fk1 इंटू Dk-1, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम। जैसे F2 F1 के है तो उसी तरह Fk जो है Fk-1 का डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन होगी इनकी। ये साथ मैंने आपको डायग्राम भी बनाई हुई है ताकि समझ आ जाए आपको। सच डैट अगर k+1 जो है Dk+1 ये हमारे पास डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन है किसके, Fk इंटू Dk। यहाँ पर k-1 था तो किसके साथ थी, k के साथ,
k+1 है तो उसकी कंटिन्यूशन होगी k के साथ, क्योंकि एक बड़ा होगा और एक लेस होगा। वेयर k हमारे पास क्या है, k जो है हमारे पास n तक जा रहा है। देन हम यहाँ पर इन जनरल क्या कह सकते हैं कि f ऑफ n dn इज़ दी एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ f1 d1 अलॉन्ग द चेन ऑफ डोमेन हमारे पास क्या होगी, d1 d2 अप टू सो ऑन dn तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर f ऑफ n dn हमने कह दिया है, यानी कि यहाँ पर अगर ये अप टू सो ऑन कंटिन्यूशन जो है वो आगे जाके ये dn डोमेन हमारे पास बन जाती है तो मैं कहूँगा ये f ऑफ n फंक्शन बनता है, तो मैं कहूँगा कि f ऑफ n d ऑफ n जो है ये एनालिटिक कंटिन्यूशन किसके साथ, तो हम कहेंगे f ऑफ n z ये किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ 1 z के, लेकिन किस डोमेन के अंदर, डोमेन हमारी क्या है, ये n तक है, तो d1 d2 अप टू सो ऑन dn डोमेन तक। तो ये थी एनालिटिक कंटिन्यूशन अलॉन्ग चेन ऑफ डोमेन। तो जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ये सिखाई है, ये जस्ट एक लर्निंग के लिए आपके, ताकि जो आगे हमने स्टार्ट करना है उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो उसी तरह जो है हमने यहाँ पर एनालिटिक कंटिन्यूशन अलॉन्ग कर्व अब आ जाती है, उसकी हमने डेफिनेशन करनी है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, जिससे चेन ऑफ डोमेन की समझ आ गई, उसके लिए डेफिनेशन करना भी ये बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्टली जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है या इसके रेलिवेंट थ्योरम वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर बात कर्व आ रही है, तो हम यहाँ पर जो कर्व है उसे गैमा कह देते हैं। सपोज गैमा बी ए कर्व इन कम्प्लेक्स प्लेन, ये कम्प्लेक्स प्लेन है, तो कम्प्लेक्स प्लेन का जो सिंबल है वो याद रखिएगा। बाद का कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया गया हुआ है सी और सेंटर में लाइन लगा दी गई है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन का सिंबल जो है वो बन जाता है। विद द इक्वेशन z इज़ इक्वल टू z ऑफ t, t जो है जैसे हमने हमारे पास कोई फंक्शन होता है f ऑफ x, ठीक है तो t बिल्कुल उसी तरह ही है। x हमारे पास क्या है, कोई रियल वैल्यूड होता है या उसकी डोमेन 0 1 दी जाती है, ठीक है। तो उसी तरह ये हमारे पास फंक्शन है z ऑफ t, इसकी डोमेन जो है वो हमें यहाँ एक बाउंड्री दी गई है a टू b, ठीक है, और ये a जो है वो लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन इक्वल टू b होगा। इसकी जब पार्टीशंस की जाएंगी, हमने वो रिमान इंटीग्रल यहाँ पर जो है वो जैसे लगाएंगे, तो इसकी पार्टीशन जो है वो t है, तो मैं a इक्वल टू t0 t1 लेस दैन t2 लेस दैन t3 अप टू सो ऑन लेस दैन tn इक्वल टू b हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम करते हैं ना, अगर 0 और 1 हमारे पास हो तो मैं लिख सकता हूँ, अगर ये a मेरे पास है और ये b, तो लेस दैन 0.1 लेस दैन 0.2 अप टू सो ऑन लेस दैन 1 और ये इक्वल टू b होगा मेरे पास। इस तरह ही मैंने जो है वो इसको इसकी पार्टीशन कर दी है। अगर ये हमारे पास पार्टीशन हो जाती है, हमारे पास एक फंक्शन आया, उसकी एक डोमेन थी, उसकी पार्टीशन की, आगे चेन ऑफ डोमेन जो है वो अभी जो आपको पढ़ाया वो f1 d1 अप टू सो ऑन fn dn तक जो है ऑफ ए फंक्शन एलिमेंट अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ k1 इंटू डी के, यानी कि ये डोमेन k+1 जो है इज़ डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ f के डी के। और ये आपको भी पीछे पढ़ाया कि अगर ये k+1 है तो ये k तक, k के साथ एनालिटिक कंटिन्यूशन इसकी होगी, और k हमारे पास क्या है 1 to n तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये है तो ये जो फंक्शन मैंने अभी रखा हुआ है z ऑफ t, हमने जो इक्वेशन ली है, ये फिर बिलोंग करेगी इस डोमेन के साथ d ऑफ k के साथ, ठीक है। अगर ये इस डोमेन के साथ बिलोंग करती है तो फिर यहाँ पर जो t हमारे पास ये जो r है वो हमारे पास t इंटू k-1 लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन t k के इक्वल होगा, यानी कि जो k हमारे पास है 1 to n तक t जो है वो k-1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन t k के जो है वो लेस या इक्वल हो जाएगा। वेर यहाँ पर भी बात जो k रखा हुआ है वो हमारे पास 1 to n है। अगर ये बात आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर
हमारे पास फंक्शन जो इन जनरल बन जाता है एफ ऑफ एन डी ऑफ एन इज़ सेड टू बी एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ F1 D1 अलॉन्ग कर्व गैमा। बात वही हो रही है कि जो पीछे आपने डेफिनेशन चेन पढ़ी उसी तरह ही, लेकिन इसमें बात थोड़ा सा जो चेंज आया है अलॉन्ग कर्व गैमा आया है कि वहाँ पर क्या यहाँ पर हमने किया, एक फंक्शन था, उसकी डोमेन दी गई, उसकी पार्टीशन की, चेन ऑफ डोमेन जो हमारे पास डेफिनेशन है उसे यूज़ किया। उसके मुताबिक हमने क्या कहा कि जो k+1 है DK+1 ये डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन है एफ़ के DK के। तो इन जनरल हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन डी ऑफ एन ये भी F1 D1 के डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन होगी, लेकिन किसके, अलॉन्ग कर्व गैमा। तो कर्व जो है वो कोई भी हो सकता है, कर्व जो है इस शेप में भी हो सकता है, जो सर्कल होता है उसका हाफ भी, वो भी हमारे पास कर्व आ जाता है। तो कुछ बुक्स में अलॉन्ग कर्व है यहाँ पर, कुछ बुक्स में अलॉन्ग आर्क दिया गया हुआ है, यानी कि कर्व की जगह पे या तो आर्क यूज़ किया गया या पाथ यूज़ किया गया है। तो ये आपने इनसे घबराना नहीं है, बस कुछ बुक्स में थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होती है, बाकी सारा जो कंसेप्ट है वो यही होता है। आगे जो है हमारा थ्योरम होगा यूनिकनेस ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूशन अलॉन्ग ए कर्व, यानी कि जो एनालिटिक कंटिन्यूशन अलॉन्ग कर्व है ना, वो उसका थ्योरम आएगा यूनिकनेस। यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट क्या है ये भी पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव एनालिटिक कंटिन्यूशन अलॉन्ग ए कर्व। उसकी स्टेटमेंट क्या है, एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ ए गिवन फंक्शन एलिमेंट अलॉन्ग ए गिवन कर्व। ठीक है, तो कर्व जो है हमारे पास क्या होगा, इज़ यूनिक। कैसे, क्या मतलब है, यानी कि एनालिटिक कंटिन्यूशन तो आपने पढ़ लिया क्या चीज़ थी। जैसे मैं इसे ही एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये कर्व है, इसका ये पार्ट है, ये पार्ट है, इसका ये पार्ट कॉमन आ रहा है, हमने कंटिन्यूशन की तो ये F4 है वो F1 के एनालिटिक कंटिन्यूशन हो गया। तो इसका मतलब कि इनका कर्व है वो भी सेम होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 1 × 5 तो क्या होता है हमारे पास 5 ही आएगा। 1 × 4 वो भी क्या होगा 4 होगा। 1 × 3 यह भी हमारे पास क्या होगा 3। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1 जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी और ये यूनिक है सब में। ठीक है, इसी तरह कर्व की बात भी यूनिक हो रही है कि यहाँ पर हमारे पास जो कर्व आएगा, सपोज़ ये जो कर्व आ रहे हैं, ठीक है, ये भी सारे क्या होंगे, इनमें यूनिक होंगे। अलॉन्ग कर्व इज़ यूनिक। इन सब की जो है वो एनालिटिक कंटिन्यूशन होगी, जो उनका कर्व बनेगा वो एक जैसा कर्व होगा उनका। दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एन डी ऑफ एन एंड जी ऑफ एम ई ऑफ एम, ये डोमेन जो है, ये फंक्शन हमारे पास सीरीज़ आ गई, डोमेन डी एन, इसमें फंक्शन जो है हमारे पास जी एम और उसकी डोमेन ई एम आर टू कंटिन्यूशन ऑफ F1 D1 अलॉन्ग द सेम कर्व गैमा। कि इनका जो कर्व है वो सेम कर्व है वो गैमा डिफाइंड, यानी कि डिफाइंड यहाँ पर क्या उसने किया हुआ है, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने एक डायग्राम छोटी सी बनाई हुई है। जैसे ये कर्व है F1 F2 F3, अगर ये कर्व ये बन जाते हैं, उसी तरह अगर जी ऑफ एम है तो G1 G2 G3 इनका कर्व आ जाता है। तो यहाँ पर इनकी जो वो इसे मैप कर रहा है इसके ऊपर, जो इनका भी कर्व होगा जो आपस में, ठीक है, यानी कि अगर ये है तो मैं इसके साथ अगर इन्हें अटैच कर दूँ तो इनका जो कर्व होगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है यहाँ पर हमें वही इक्वेशन दी गई है, फंक्शन z = z ऑफ t हमारे पास जो है वो लेस दैन इक्वल टू a से जो है वो ग्रेटर है और b से लेस इक्वल है। देन यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास ये वाला एफ ऑफ एन और ये जो जी ऑफ एम है वो इक्वल होंगे कब, जब डी ऑफ एन इंटरसेक्शन ई ऑफ एम। क्यों बात कर रहे हैं ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अलॉन्ग द सेम कर्व गैमा, और यहाँ पर बात हो रही है गिवन कर्व इज़ यूनिक, यानी कि अगर कर्व यूनिक है तो ये भी हमारे पास एक जैसे ही होंगे। यानी कि अगर ये F1 है
तो ये भी G1 होगा, अगर F2 है तो G2 होगा, और इनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी उसमें कुछ सेम होगा। लेकिन अगर जब इसका प्रूफ करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने करना क्या है, पहली बात जो यहाँ से ली गई है, लेट देयर आर टू कंटिन्यूशंस, ठीक है, F1 D1 नेमली, यहाँ पे मैं जो है वो यूज़ करूँगा नेमली। कैसे, एक तो है F और दूसरा है G, तो ये GN DN है तो मैं इसे यूज़ करूँगा F1 D1 अप टू सो ऑन FN DN तक, ठीक है। एंड दूसरा जो है GM डोमेन EM है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं G1 E1 अप टू सो ऑन GM EM, ये दो हमारे पास एनालिटिक कंटिन्यूशंस हैं। अगर ये बात है तो इसे के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है ना F1 इक्वल टू GM FN इक्वल टू GM, तो यहाँ पर मैं अगर N की जगह पर 1 और M की जगह पर 1 पुट करूँगा तो G1 इक्वल टू F1 आ जाएगा। उसकी कंडीशन क्यों है, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात आ रही है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो डेफिनेटली इनका कोई कॉमन पार्ट है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा E1 इक्वल टू D1। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं मज़ीद बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा कि दो स्टार्ट में क्या करना है, दो एनालिटिक जो है वो कंसीडर करनी है। एक जो है हमारे पास F1 D1 अप टू सो ऑन FN DN जो यहाँ पर थी, और दूसरी G1 E1 अप टू सो ऑन GM EM तक, ठीक है, इसकी डोमेन। अगर ये दो आ जाती हैं तो इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि G1 बराबर होगा F1 के, और इनकी जो डोमेन है वो भी आपस में इक्वल होगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन देयर एग्जिस्ट, अगर देयर एग्जिस्ट है तो यहाँ पर अलॉन्ग कर्व की बात कर रहे हो तो जो पार्टीशंस हैं वो डेफिनेटली होंगी। ड्यू टू दिस हम इसकी पार्टीशंस कैसे कर सकते हैं, जो पीछे हमने की T0 लेस दैन T1 अप टू सो एन, ये हमारे पास लेस दैन TN इक्वल टू B तक आ जाएगी। अगर ये है तो हमारे पास कंटिन्यूशंस भी दो हैं, तो पार्टीशंस भी A से जो है वो B तक है, तो मैं A से B तक दो पार्टीशंस कर लेता हूँ। जैसे ये तो मैंने किया 0.1, ये 0.1 अगर आ जाता है, ठीक है, ये भी 0 to 1 अगर पार्टीशन थी तो एक तो इसकी ये आ जाएगी पार्टीशंस, और इसकी एक पार्टीशन और भी आ जाती है 0 लेस दैन 0.01 लेस दैन 0.02, ये 0.1 है तो ये 0.2। पार्टीशंस तो बहुत सी हो सकती हैं ना, इस वजह से यहाँ पर इसकी पार्टीशन जो है वो क्या आ जाएगी, S0 लेस दैन S1 लेस दैन अप टू सो ऑन SN इक्वल टू B। ये दो पार्टीशंस की दो कंटिन्यूशंस हमारे पास आई। यहाँ पर हम क्या कह देंगे, अगर जो ये Z(T) ये जो है हमारे पास अगर DI से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली ये जो है वो J से भी बिलोंग करेगा। यानी कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, M को मैंने J कंसीडर कर दिया है और N को मैंने यहाँ पर I कंसीडर कर दिया है DI। और यहाँ पर जो पीछे हमने डेफिनेशन में अभी आपको थोड़ा सा याद हो तो क्या पढ़ा था कि Z(T) बिलोंग्स टू D के, और ये जो T होगा ये जो हमने साइन यहाँ पर कंसीडर किया होगा वो उनके लेस और इक्वल में आ जाएगा, यानी कि K-1 इंटू K। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है I T के, तो T जो है वो Ti-1 लेस दैन इक्वल टू T लेस दैन इक्वल टू Ti, और I हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to N तक, ठीक है। और इसी तरह Z(T) जो है EJ से बिलोंग करता है, ये EJ है, मैंने इसकी पार्टीशन अलग की है, तो SJI J-1 लेस दैन T लेस दैन इक्वल टू T लेस दैन इक्वल टू SJ, यानी कि ये इससे जो है वो बड़ा होगा और इससे लेस होगा, इक्वल होगा। और वेयर J हमारे पास क्या है 1 to M तक, ठीक है, 1 to M तक, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि J को मैंने M को मैंने J से कंसीडर किया है और जो N है उसको मैंने I से कंसीडर किया है, ठीक है। और अगर ये बात है तो हमारे पास जो मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि कोई मेरे पास एक पार्टीशन और आ जाती है, एक पॉइंट आ जाता है L, वो 1 से N तक है, और जो J है, सॉरी यहाँ पर I आ जाएगा, I जो है मेरे पास मैंने कोई I रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने जो है वो पीछे यूज़ किया था, ऐसे सपोज़ हम यूज़ कर लेते हैं अप टू सो ऑन डेफिनेशन में हमने जैसे यूज़ किया था, मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया था F1 D1 अप टू वन इन्फिनिटी तक था, तो F के D के यहाँ पे दरमियान में आ गया था। उसी तरह इन्फिनिटी तक जा रहे थे। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो I है वो 1 से n के दरमियान होगा, उसी तरह J जो है वो 1 से m के दरमियान में होगा, यानी कि वो 1 से ग्रेटर होगा, इक्वल हो सकता है, और m से लेस इक्वल हो सकता है। यहाँ पर हमने, मैं दोबारा बताता हूँ क्या किया है। कंटिन्यूशनली उनकी जो चेन है वो हमने लिखी, 2 यहाँ पर कंटिन्यूशंस थी, उनकी पार्टीशन जो है, उनको पार्टीशंस को क्या किया, एक्सपेंड किया, उन्हें मज़ीद पार्ट जो है वो पार्टीशंस उनकी कर दी। उसके बाद जो ZFT था वो बिलोंग करता है DI से भी, और जो ZFT है वो दूसरी डोमेन से भी बिलोंग करता है। और जो हमने सिंबल यहाँ पे रखे हुए हैं I, वो 1 से n तक हैं के दरमियान में आते हैं, या इक्वल भी हो सकते हैं। और जो J हमने सिंबल रखा हुआ है EJ, वो हमारे पास 1 से m के दरमियान या इक्वल आ सकते हैं। तो फिर जो हमने पार्टीशंस की हुई थी वो बनेगा Ti-1 इंटू Ti, इनकी इंटरसेक्शन Sj-1 इंटू Sj। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन ली जाएगी वो नॉन एम्प्टी होगी, यानी कि वो खाली सेट नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही पार्टीशंस में से जो है वो हमने लिए। जैसे वो पार्टीशन कौन सी थी, वो पार्टीशन जो है वो A से B तक आ रही है, इसके अंदर से ही हम सारी पार्टीशंस कर रहे हैं। तो फिर अगर इनकी इंटरसेक्शन ली जाए तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो इनका कॉमन होगा ना, इस वजह से ये तो नॉन एम्प्टी होगा। देन Fi DI डोमेन DI एंड GJ डोमेन EJ आर डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फिर क्या होंगे, डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन होगी। और इस वजह से फिर हम यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि I और J जो है वो आपस में अगर ये 1 के इक्वल हैं तो ये सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, I और J मीन I मीन जो है वो हमारे पास ये F वाला सारे का सारा जो है एनालिटिक कंटिन्यूशन, ठीक है, जो फंक्शन है कंटिन्यूशन, और जो J मीन G वाली जो है ये वाली सारी की सारी कंटिन्यूशन, ये आपस में डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन होंगी। यहाँ पे जो बात कर रहे थे डेफिनेशन की, Fn इक्वल टू GM, तो अगर n की जगह पर भी 1 हो, m की जगह पर भी 1 हो, और अगर इन दोनों को मैंने इसको मैंने I कंसीडर किया हुआ है, इसको मैंने J कंसीडर किया हुआ है, तो अगर ये दोनों के दोनों 1 के इक्वल आ जाएं तो ये पूरे का पूरा जो है वो सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि डेफिनेशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया। फ्राम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 मैंने आपको यहाँ पर कही थी, ये वाली G1 इक्वल टू F1, ठीक है, और डोमेन भी इनके आपस में इक्वल आ जाती हैं। यहाँ पे तो जो डेफिनेशन थी अलोंग ए कर्व, जो थ्योरम था वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमने बात क्या है कि जो इस तरह के थ्योरम्स होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही मैंने अप्लाई किया। पहले मैंने उसे प्रूव किया, अब मैं उसे जो है वो यहाँ पर प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्सली ये बाज़ का जो है वो यूज़ भी नहीं किया जाता कन्वर्सली। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसे जो है वो सपोज ही गलत करूँगा। क्यों, मैं कहता हूँ इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल I एंड J, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आया तो ये इसने सेटिस्फाई कर दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल I एंड J, देन वी मे चूज़ फ्राम ऑल I J फॉर विच द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स ए पेयर। अब मैं पेयर एक चूज़ करता हूँ सच डैट I प्लस J इज़ मिनिमल, यानी कि छोटे से छोटा एक एलिमेंट इन दोनों का जो है वो हमारे पास मिनिमल होता है। मैं इसे कंसीडर, इस स्टेटमेंट को जो मैंने यहाँ पर अभी कंसीडर किया, यहाँ पर मैंने 1 के लिए किया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे I और J इसकी तमाम वैल्यू के लिए बात ठीक नहीं है, ये अब मैं कंट्राडिक्शन ले रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों का जो पेयर एक चूज़ करता हूँ, किसके लिए, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है, ये पेयर जो है I प्लस J इज़ मिनिमल। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, सपोज डैट Ti-1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू Sj-1, ठीक है। अगर ये मैंने सपोज किया है,
ठीक है, कोई इसका ज़्यादा मैं लॉजिक नहीं दूंगा आपको। देन अगर मैं जो आई है मेरे पास ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक है, इफ़ आई अगर मेरे पास 1 है तो जे भी मेरे पास क्या होगा 1। यहाँ पे बात कंडीशन क्यों मैंने ये यूज़ की है, क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है। तो यहाँ पे हम जानते तो हैं कि वी नो डैट रिज़ल्ट इज़ होल्ड फॉर आई इज इक्वल टू 1 जे इज़ इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे अभी जो है वो प्रूव किया हुआ है। अगर ये बात आ जाती है, यहाँ पे मैंने एक जो है वो सपोज़ क्या किया है कि टी आई माइनस वन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एस जे माइनस वन, पार्टीशन में से ही कुछ ली हुई हैं, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, एक वेरिएबल्स आ जाते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं रखते। तो फिर जो ऊपर यहाँ पे बात की हुई है, ठीक है, वो हम क्या जानते हैं कि टी आई माइनस वन टी आई इंटरसेक्शन एस जे माइनस वन एस जे, इन दोनों की फिर जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या है नॉन एम्प्टी होगी। तो फिर इसकी कंडीशन ये है कि एस जे माइनस वन इज़ लेस दैन इक्वल टू टी आई माइनस वन, ठीक है। यानी कि अगर मतलब क्या है कि यहाँ पे पार्टीशन जो है वो अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाती है, तो एक ये मैंने कंडीशन रखी, एक ये कंडीशन रखी। इन दोनों को मकसद क्या था कि वो हमारे पास आया था, हमने साबित क्या करना था, देन इज एफ एन इक्वल टू जी एम। इनकी जो है वो डोमेन भी अगर इक्वल आ जाती हैं तो फिर इन दोनों को भी पार्टीशंस को भी मैंने इक्वल करना है। अगर इनकी डोमेन है तो अगर किसी चीज़ सपोज आ जाती है ए लेस देन बी के इक्वल है और बी जो है वो लेस देन ए के इक्वल हो, इन दोनों को लेस इक्वल किया जाए तब भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात करेंगे, एस जे माइनस वन लेस देन इक्वल टू टी आई माइनस वन। वी मस्ट हैव यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो जे माइनस वन की बात हो रही थी ना, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास जो एस जे जो है, ये तो जे माइनस वन उसमें से एक निकाला हुआ है, तो सिर्फ एस जे जो है वो ग्रेटर होगा इससे, ठीक है। थस यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, तो फिर ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम एस जे माइनस वन अगर टी आई माइनस वन से लेस है तो टी आई माइनस वन जो है वो एस जे से लेस है। तो ये मैंने एक स्टेट जो है वो इनको आपस में क्या किया, कंबाइन कर लिया कि एस जे माइनस वन लेस दैन इक्वल टू टी आई माइनस वन लेस दैन इक्वल टू एस जे। अगर ये बात एक स्टेटमेंट कहाँ से आई, यहाँ पे मैंने सपोज़ किया, यहाँ पे जो है इन पार्टीशन की वजह से हमने यहाँ पर ये लिखा, और अगर ये है तो फिर जो है अगर ये जे माइनस वन से ग्रेटर है तो एस जे से ये क्या होगी, लेस हो जाएगी। ये पार्टीशन लिखी इट फॉलोज डैट, जो हमारे पास आगे पहले बोलते थे जी ऑफ टी, तो अगर मैं टी आई माइनस वन बिलोंग्स कर दे, जैसे हमने पहले बिलोंग किया था, वो क्या थी हमारे पास चीज़ कि जी ऑफ टी जो है वो बिलोंग करे डी ऑफ आई के साथ। तो अगर ये जी ऑफ टी माइनस वन बिलोंग फिर करेगा डी डोमेन डी आई माइनस वन के साथ, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ होगी, ई आई इंटरसेक्शन ई जे, ये भी मेरे पास डोमेन है। वो थ्योरम जो हमने डेफिनेशन यहाँ पर की है ये मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर द इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी, डेफिनेटली यहाँ पर भी इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी आई है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी आई है, तो फिर यहाँ पर भी इनकी भी इंटरसेक्शन फिर क्या होगी, वो नॉन एम्प्टी होगी। अगर इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाती है तो एफ आई डी आई इज़ डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ एफ आई माइनस वन एफ डी आई विद डोमेन डी आई माइनस वन, यानी कि जैसे हम यूज़ करते हैं ना एफ टू इज़ अ डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन टू एफ वन, तो यानी कि ये माइनस वन है तो ये ग्रेटर जो है इससे लेस से फिर क्या होगी, आपस में डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन की होगी। सिमिलरली एफ आई माइनस वन विद डोमेन डी आई माइनस वन इज़ डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन टू एफ जी जे ई जे विद डोमेन ई जे। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एफ आई को जो है वो मैंने कहा कि डायरेक्ट एनालिटिक है कंटिन्यूशन किसके साथ, एफ आई माइनस वन के साथ।
अब एफ आई माइनस वन जो है इसकी डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन है एफ जी जे के साथ, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन क्या यूज़ की थी कि इन दोनों का जो पेयर है, जो फॉल्स हमने यहाँ पे विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल, जो हमने कंट्राडिक्शन यूज़ की थी कि इन दोनों का जो पेयर है आई प्लस जे का इज़ मिनिमल, तो फिर एफ आई डी आई मस्ट बी डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन टू एट किसके साथ, जी जे ई जे के साथ। यानी कि वो आपको मैंने जो है वो करवाया था ना, यहाँ पे ये क्या करवाया था, यहाँ पे चेन समझाई थी कि डोमेन ऑफ चेन क्या हो जाती है कि ये इसके साथ आ जाता है। तो अगर जो मेरे पास कंटिन्यूशन जो हमारे पास आ जाती है, अगर एफ आई, अगर ये फंक्शन जो है एफ आई माइनस वन अगर ये इसकी कंटिन्यूशन है एफ आई माइनस वन के साथ और इसकी कंटिन्यूशन है जी जे के साथ, तो फिर जो है वो जी जे एनालिटिक कंटिन्यूशन रखता है ना फिर इसके साथ, ठीक है। तो फिर मैं ये मेरे पास फिर क्या आ जाएगा कि मैं कह सकता हूँ कि एफ आई जो है इसकी कंटिन्यूशन होगी जी जे के साथ, ठीक है। वही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि मस्ट बी डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन टू किसके साथ, जी जे, और डोमेन इसकी डी आई है और इसकी डोमेन ई जे है, विच इज़ कंट्राडिक्शन क्यों आ गई है, वहाँ पे हमने बात ही गलत चूज़ की है, वन प्लस जे इज़ मिनिमल। लेकिन यहाँ पे ऊपर हमने यहाँ पे जो है कन्वर्सली से पहले क्या कहा हुआ था कि आई प्लस जे इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एन और एम है वो आपस में इक्वल आएंगे, और आई जो है उसको हमने एन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, विच इज़ कंट्राडिक्शन इन हैंस इन पर्टिकुलर आई जो है हमारे पास एन के इक्वल होगा, और जो जे है हमारे पास वो क्या होगा, एम के इक्वल। तो यही बात थी, कंट्राडिक्शन अगर आ जाती है तो हमारा थ्योरम वहीं पे प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मतलब सिर्फ जस्ट थ्योरम, और ये एक टॉपिक है पॉइंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो ये डू योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है। अल्लाह हाफिज़।